जय हिंद फ्रेंड्स। मैं शिव प्रतिभा एजुकेशन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की जो है एग्ज़ाम चल रही है और फ्रेंड्स इस एग्ज़ाम के जितने भी जीके से संबंधित क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सब पाली बाई शिफ्ट बाई जो है हम डिस्कस करते जा रहे हैं और इसका जो है विस्तृत विवरण दे रहे हैं ताकि उसके इर्द गिर्द से जितने भी क्वेश्चन बने वो भी जो है कवर अप हो जाए। तो एक ही वीडियो में जो है बहुत सारे फैक्टों के साथ, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ जो है सारे वीडियो को जो है डिस्कस किया जा रहा है। तो ये जो है एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स आज जो हम वीडियो डिस्कस करने वाली है 23 जनवरी 2021 को द्वितीय पाली यानी कि सेकेंड शिफ्ट में जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, तो इस क्वेश्चन को जो हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि घूमर नृत्य, और ये जो है क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, और इसे आप याद रख सकते हैं कि राजस्थान जो है घूमर नृत्य का जो है राजस्थान में जो है घूमर नृत्य की लोक नृत्य है। और उसके बाद बात करें तो यह जो है भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और ये जो है क्यों मनाया जाता है, तो देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए जो है इसे मनाया जाता है और ये जो है राजस्थानी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। नृत्य जो है इसमें होता क्या है, मुख्य रूप से जो है घूंघट वाली महिलाओं द्वारा जो है यह घूमर नृत्य किया जाता है, जो घाघरा नामक बहने वाली जो है पोशाक पहनती है। तो ये बात भी जो है आप ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स आगे बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे स्तर के क्रॉसिंग से मुक्त यानी कि रेलवे क्रॉसिंग फ्री करने के लिए कौन सा कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था। तो सभी जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग है यानी कि एनएच है, नेशनल हाईवेज है, उन सभी के स्तर के क्रॉसिंग से उस सभी को जो है क्रॉसिंग मुक्त करने के लिए, रेलवे क्रॉसिंग मुक्त करने के लिए सेतु भारतम योजना लाया गया था। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो लोगों का जो है परिवहन का जो साधन हो वो सुरक्षित हो और सहज यात्रा को जो है सुलभ किया जा सके, यानी कि रेलवे क्रॉसिंग वगैरह को फ्री किया जा सके। फ्रेंड्स इसकी बात करें तो ये जो है 4 मार्च 1916 को जो है यह योजना नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शुरू किया गया था। 4 मार्च 2016, 1916 कह रहे हैं, 2016 को जो है ये शुरू किया गया। फ्रेंड्स बात करें तो यह जो योजना है ये केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत जो है यह योजना कार्य करता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत जो है यह योजना कार्य करता है। फ्रेंड्स यह जो मंत्रालय है वह नितिन गडकरी जी के पास है। किनके पास है? नितिन गडकरी जी के पास। और ये जो है नागपुर से जो है ये सांसद है। नागपुर से जो है ये नितिन गडकरी जी सांसद है। तो ये जो है इनसे संबंधित और इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, तो ये भी बात जो है आप ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स आगे बात की जाए तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो यदि ऑप्शन में जो है अटल नगर हो तो अटल नगर ही इसका जो है आंसर सही है। रायपुर जो है ये एग्जैक्ट सही नहीं है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी वैसे रायपुर अगर ऑप्शन में हो और अटल नगर ना हो तो रायपुर लगा सकते हैं। यदि अटल नगर ऑप्शन में है तो अटल नगर ही सही होगा, क्योंकि इसके नाम को जो है चेंज किया गया है। तो ये बात जो है आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसके बाद और छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो इसके जो मुख्यमंत्री है सीएम, जिनका नाम है भूपेश बघेल। भूपेश बघेल जो है यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है। और गवर्नर जो है अनसुईयाबेन है। गवर्नर अनसुईयाबेन है, ये भी बात ध्यान रख सकते हैं। और ये जो है फ्रेंड्स ये जो राज्य है ये जो है हमारे देश का 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़, 27वां राज्य बना था उत्तराखंड और 28वां राज्य बना था झारखंड, बिहार से अलग होके। तो इसे क्रम से आप ध्यान रख सकते हैं। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है छत्तीसगढ़ का गठन जो है किया गया और ये जो है मध्य प्रदेश से जो है अलग करके इसको एक अलग राज्य का दर्जा 1 नवंबर 2000 को दिया गया। तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये जो राज्यों को जो है अलग करने की प्रक्रिया है, अलग बनाने की जो प्रक्रिया है, इसकी शक्ति जो है संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। संसद विधि द्वारा जो है आर्टिकल 3 का उपयोग करके, संविधान के अनुच्छेद 3 का उपयोग करके इसे जो है किसी राज्य को जो है रीऑर्गेनाइज कर सकती है, यानी कि उसका पुनर्गठन कर सकती है। तो ये सब जो है इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे, आप ध्यान रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है
कि भारत का पहला फ्लोटिंग स्कूल यानी कि तैरने वाली स्कूल की बात हो रही है और काफ़ी जो है ये चर्चा में रहा है 2018 से ही। तो देश की सबसे बड़े ताज़े पानी की झील लोकटक झील नहीं, तो देश की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील नहीं है लोकटक झील। जब अपनी तरह के जो ये इसी लोकटक झील में जो है फ्रेंड्स एक स्कूल जो है खोला गया है, फ्लोटिंग स्कूल खोला गया है, जो कि मणिपुर की राजधानी से जो है इम्फाल से जो है 50 किलोमीटर दूर स्थित है। यानी कि लोकटक झील जो है वो इम्फाल से 50 किलोमीटर दूर है। और ये इस गांव का नाम एग्जैक्ट याद रखना है कि चंपू खंगपोक जो है इस गांव का नाम है। तो ये बात जो है इससे संबंधित है और आप इसे जो है ध्यान रख सकते हैं। तो लोकटक झील जो है ये लाइफ लाइन ऑफ जो है इसे मणिपुर कहा जाता है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 और ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोशिका के किस भाग को यानी किस मानव शरीर की जो संरचना है उसकी इकाई कोशिका होती है, यूनिट कोशिका होती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि कोई मकान खड़ा हो तो उस मकान जो बनता है वो एक एक ईंट से मिलकर बनता है। तो एक ईंट जो होती है वो किसी मकान की यूनिट होती है। तो उसी प्रकार हमारा जो बॉडी है, शरीर है, उसका जो है एक यूनिट जो है वो सेल होता है। तो बॉडी की शरीर की इकाई जो है कोशिका होती है। और यही पूछा जा रहा है कि कोशिका के किस भाग को जो है कोशिका का यानी सेल का पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा गृह कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें फ्रेंड्स तो इसको जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिकाओं के अंदर जो है छोटे अंग होते हैं जो भोजन से ऊर्जा जारी करने में शामिल होते हैं। और इस प्रक्रिया को जो है सेलुलर श्वसन के रूप में भी जाना जाता है। और यह इस कारण से है कि माइटोकॉन्ड्रिया को अक्सर जो है सेल के पावर हाउस के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि कोशिका का जो है पावर हाउस कौन है, ऊर्जा गृह कौन है, तो वो जो है माइटोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मॉडर्न से क्वेश्चन पूछा गया है। किस चीज़ से पूछा गया है? मॉडर्न से क्वेश्चन पूछा गया है। और पूछा ये गया है कि एक मॉडर्न क्या है। तो मॉडर्न जो है यह एक प्रकार का उपकरण है जो कि बाहरी दुनिया यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क WAN वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि और आपके घर के बीच जो है सूचना भेजता है। यानी कि एक दूसरे एरिया से नेटवर्क को उठा के और हम जिस डिवाइस में मॉडेम का यूज करते हैं वहाँ पर तक जो है सूचना भेजने का कार्य जो है यह करता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार जो है मॉडेम को आप समझ सकते हैं। और उसके बाद बात करें फ्रेंड तो एक मॉडेम जो है अपने इनबाउंड कनेक्शन जैसे कि केबल, टेलीफोन लाइन, फाइबर ऑप्टिक लाइन या को जो है इंटरनेट कनेक्शन में बदल देता है। तो ये इन सब से जितने भी इंटरनेट आते हैं उन सबको जो है इंटरनेट कनेक्शन में जो है वायरलेस रूप से जो है बदलने का यह कार्य करते हैं। तो ये जो है मॉडेम से संबंधित क्वेश्चंस हैं, फैक्ट्स हैं। फ्रेंड्स आगे बात करें फ्रेंड्स और कंप्यूटर के जनक आप जानते ही हैं चार्ल्स बेबेज हैं। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड तो कौन सा उपकरण जो है AC को DC करंट में चेंज करता है, AC को DC में चेंज करता है। तो AC को DC में चेंज करने का जो कार्य करता है वो रेक्टिफायर करता है। कौन करता है? रेक्टिफायर करता है AC को DC में चेंज करने का कार्य। तो ये बात जो है आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 ये क्वेश्चन पूछा गया कि खसरा जो है ये किस तरह की बीमारी है। तो मिशन भारत सरकार के मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत भी जो है यह टीकाकरण अभियान में यह खसरा जो है शामिल है। और आपको सनद रहे कि हमारे देश में जो है टीकाकरण अभियान की जो है सार्वभौमिक रूप से शुरुआत 1985 में हुई थी। तो ये बात भी ध्यान रखना है। तो खसरा जो है ये एक वायरल बीमारी है, विषाणु जनित बीमारी है, वायरस वाला बीमारी है। उसके बाद बात करें तो खसरा जो है ये रूबेला वायरस के कारण होता है। किस वायरस के कारण होता है? रूबेला वायरस के, जो कि पैरामाइक्सो वायरस परिवार से यानी कि पैरामाइक्सो के फैमिली से जो है उसका सब टाइप है, उसी फैमिली का है यह। खसरा जो है एक तीव्र प्रणालीगत वायरल संक्रमण है जिसमें बुखार, श्वसन में दिक्कत, इन सब के जो लक्षण जो है आते हैं, दाने भी आ सकते हैं। खसरा जो है गंभीर जटिलता और यहाँ तक कि मृत्यु का भी कारण बनता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार जो है खसरा क्या है? एक विषाणु जनित बीमारी है। और जो है विषाणु जनित बीमारी की बात करें तो हेपेटाइटिस, रेबीज, पोलियो, डेंगू, चिकनगुनिया, उसके बाद चेचक, ये सभी जो है विषाणु जनित बीमारी है। तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो जीव विज्ञान के जनक
एंटोनी वार्नियल है। और लुई पास्चर जो है सूक्ष्मजीव के खोज करता है। और उसके बाद रॉबर्ट कोच जो है वो आधुनिक विज्ञान के जनक है। तो ये इन सारी फैक्टों को भी साथ में आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि कथकली नृत्य कहाँ किया जाता है। तो कथकली नृत्य जो है केरल में किया जाता है, जबकि सीधा कथक पूछा जाए तो ये जो है यूपी में किया जाता है। भरतनाट्यम की बात पूछी जाए तो ये तमिलनाडु में किया जाता है। उसके बाद यक्षगान की बात की जाए तो यह जो है कर्नाटक में यह किया जाता है। केरल में कथकली हो है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में पूछा जाए तो यहाँ पर जो है कुचिपुड़ी नृत्य की जाती है। राजस्थान में अभी आपने घूमर पढ़ा है। तो इस प्रकार जो है इसके साथ साथ आप इसे भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्न में से किसने गांधी को चंपारण आने के लिए राजी किया था। तो फ्रेंड्स राजकुमार शुक्ला जी जो थे, इन्होंने जो है गांधी जी को चंपारण आने के लिए राजी किया था। राजकुमार शुक्ला संत राउत और एक साहूकार जो कि कुछ ज़मीन के मालिक थे, किसान थे, इन्होंने जो है गांधी को चंपारण आने के लिए राजी किया। और इस तरह जो है चंपारण सत्याग्रह अप्रैल 1917 में शुरू हुआ। इस प्रकार जो है भारत में पहली बार जो है भारत में सत्याग्रह का प्रयोग जो है चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अप्रैल 1917 में शुरू हुआ। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। और इस पहली बार जो है 1916 के अधिवेशन में जो है फ्रेंड्स राजकुमार शुक्ल जी से मिले थे। और इसमें जो है इसी चंपारण सत्याग्रह में जो है हमारे देश को महान विभूतियाँ मिली, जिनमें हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वे भी इसी चंपारण से जो है काफ़ी फेमस हुए। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो हाँ, राजेंद्र प्रसाद जो है इन्हीं चंपारण सत्याग्रह से जो है मिले थे। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो सत्य का प्रयोग जो है, यानी सत्य का प्रयोग इसी में हुआ। और इस सत्य का प्रयोग जो है या सबसे पहले जो है गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह में ही किया गया। राजकुमार शुक्ला जी जो है ये पश्चिम चंपारण, बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के मुरली भरावा गांव के हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बात करें तो राजेंद्र प्रसाद के साथ जो है नरहरि पारिक भी थे। उसके बाद मजहरुल हक भी जो है उनके साथ थे। तो ये सब क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में कोई एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हैदराबाद का चार मीनार किसने बनवाया था। तो फ्रेंड्स हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की राजधानी है। और तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना था। भारत का 29वां नंबर का राज्य बना था कौन? तेलंगाना। और वहीं की राजधानी जो है हैदराबाद है। और हैदराबाद जो है चार मीनार के लिए फेमस है। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये चार मीनार जो है किसने बनवाया था। तो चार मीनार जो है फ्रेंड्स मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने जो है चार मीनार बनाया था। यह चार मीनारों का जो है एक मस्जिद है, जो कि 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा जो है बनवाई गई थी। वह कुल्लू कुतुब शाह जो था फ्रेंड्स, वो कुतुब शाही वंश के 5वां सुल्तान था। और उन्होंने जो है कुल्लू कुतुब शाह ने जो है हैदराबाद शहर की स्थापना की। ऐसा कहा जाता है कि सुल्तानों ने अपनी पत्नी भागमती को सम्मानित करने के लिए जो है चार मीनार का जो है निर्माण करवाया था। तो इससे संबंधित जो है ये फैक्ट्स जो है आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स ये किस में होते हैं, यानी कि WBC और प्लेटलेट्स ये जो है किस में होते हैं। तो ये जो है प्लाज्मा में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? प्लाज्मा में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स बात करें तो प्लाज्मा जो है एक प्रकार का जो है तरल घटक है, यानी कि द्रव्य होता है, जिसमें जो है लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल RBC और श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि WBC और प्लेटलेट्स
जो है ये 3 चीज़ होते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो यह जो है रक्त की मात्रा के आधे से अधिक का जो है गठन करता है कौन? प्लाज्मा। और इसमें ज़्यादातर जो है पानी होता है, जिसमें भंग लवण यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स और प्रोटीन होते हैं। और प्लाज्मा में जो है प्लाज्मा में प्रमुख जो है प्लाज्मा में जो प्रमुख रूप से प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम एल्बुमिन है। तो ये फैक्ट्स भी जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जा सकते हैं कि प्लाज्मा में मुख्य रूप से कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो वो एल्बुमिन है। तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स, बात करें ब्लड ग्रुप की, तो ब्लड ग्रुप के जो है खोज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो ब्लड ग्रुप की खोज जो है फ्रेंड्स वो लैंड स्किनर ने की थी। किसने की थी? लैंड स्किनर ने जो है फ्रेंड्स ब्लड ग्रुप की खोज की। फ्रेंड्स, अगर ये पूछा जाए कि आरबीसी की खोज किसने की, रेड ब्लड सेल की, तो ये जो है विलियम हार्वे ने जो है फ्रेंड्स ये आरबीसी की खोज की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे ने। तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो पूछा जा रहा है कि डब्ल्यूबीसी की खोज किसने की? तो डब्ल्यूबीसी की खोज फ्रेंड्स इगविल ने डब्ल्यूबीसी की खोज की। किसने की? इगविल ने। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो अगला क्वेश्चन ये है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार का उपकरण है? तो हार्ड डिस्क जो है द्वितीय यानी कि सेकेंडरी प्रकार का उपकरण है। हार्ड डिस्क जो है इसमें जो है मुख्य रूप से डिजिटल डाटा को स्टोर किया जाता है। क्या किया जाता है? डिजिटल डाटा को स्टोर करने का काम कहाँ किया जाता है? वो हार्ड डिस्क में किया जाता है। और यह जो है एक प्रकार का सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी है। उसके बाद जो है फ्रेंड्स इसमें हम डॉक्यूमेंट, इमेज, वीडियो, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सभी को जो है फ्रेंड्स हम इसमें हार्ड डिस्क में स्टोर करके रख सकते हैं। जबकि प्राथमिक मेमोरी जो होती है, प्राइमरी मेमोरी, वो जो होती है वो रैम होती है, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। और ये जो है एक प्रकार का प्रोग्राम मेमोरी होता है। प्रोग्राम मेमोरी होता है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं कि रैम जो है प्राथमिक मेमोरी होता है, जबकि हार्ड डिस्क जो है वो द्वितीयक मेमोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में पहला बांध किस नदी पर बनाया गया था? तो स्वतंत्रता के बाद जो है भारत में पहला बांध महानदी पर बनाया गया था। और 7 जुलाई 1948 को जो है 7 जुलाई 1948 को जो है स्वतंत्रता बाद भारत में पहला बांध प्रथम बहुउद्देशीय योजना की स्थापना की गई। और ये जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना थी। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है जो कि 1948 में शुरू की गई। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है? तो एमएस ऑफिस जो है ये हार्डवेयर नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है। और इसके मदद से जो है हम किसी प्रोग्राम को बना सकते हैं और किसी प्रोग्राम पर काम कर सकते हैं। तो ये जो है हार्डवेयर का हिस्सा नहीं। हार्डवेयर जो है भौतिक रूप से दिखता है, जबकि सॉफ्टवेयर जो है भौतिक रूप से नहीं दिखता है। तो हार्डवेयर वैसे होते हैं जिसे हम छू सकते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते। जैसे बात करें तो मॉनिटर ये हार्डवेयर है, सीपीयू ये हार्डवेयर है, माउस ये भी हार्डवेयर है, कीपैड ये भी हार्डवेयर है। तो इस प्रकार जो है आप इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किसी वाहन द्वारा जो है, कोई मोटरसाइकिल हो, चाहे कार हो, चाहे ट्रक हो, चाहे ट्रैक्टर हो, कोई वाहन जो है जितना दूरी तय करेगा, तो उस दूरी को जो है उस दूरी के पठन जो है हम किस मीटर का प्रयोग करके कर सकते हैं? तो उसके दूरी को मापने के लिए कौन से उपकरण यानी कि इक्विपमेंट्स का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ओडोमीटर की बात करें तो ओडोमीटर के द्वारा जो है हम किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को जो है हम माप सकते हैं कि कितनी दूरी जो है उसने तय की है। तो आमतौर पर जितना भी गाड़ी हम लोग देखते हैं उसमें एक डैशबोर्ड होता है और वही डैशबोर्ड जो है ओडोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 70 और ये क्वेश्चन ये कह रहा है फ्रेंड्स कि गयासुद्दीन बलबन सुल्तान के रूप में शासन किया। तो इन्होंने कब से कब तक शासन किया? तो 1265 ईस्वी से लेकर 1287 ईस्वी तक जो है गयासुद्दीन बलबन ने जो है शासन किया। और रक्त और लौह की नीति के जो है ये जनक थे। रक्त और लौह की नीति की
और 1287 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। 1265 से 1287 तक मृत्यु तक इन्होंने जो है सुल्तान के रूप में शासन किया। और बलबन का जो वारिस बना उत्तराधिकारी, उसका बड़ा बेटा प्रिंस मुहम्मद खान था। लेकिन 9 मार्च 1285 को मंगोलों के खिलाफ जो है एक लड़ाई में भाग लिया। उसका बेटा बुगरा खान था। सिंहासन संभालने के लिए अनिच्छुक और बंगाल के शासक के बजाय बने रहने की मांग की। यानी कि कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गयासुद्दीन बलबन ने सुल्तान के रूप में शासन कब किया, तो 65 से 87 तक किया। और रक्त और लौह की नीति, ये जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कितनी बार भारत को जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के गैर अस्थाई सदस्य के रूप में चुना गया है। तो फ्रेंड्स अब तक जो है 8 बार भारत को जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के गैर अस्थाई सदस्य के रूप में चुना गया है। फ्रेंड्स सबसे पहले जो है भारत को 1950 में चुना गया था। उसके बाद बात करें फिर 1950-51 में सबसे पहले चुना गया। फिर 1967-68 में दूसरी बार चुना गया। फिर 72-73 में तीसरी बार चुना गया। 77-78 में चौथी बार चुना गया। 84-85 में पाँचवीं बार चुना गया। और उसके बाद 91-92 में छठी बार चुना गया। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो फिर से 2011-12 में जो है 7वीं बार चुना गया। और फिर 21 और 22 में जो है ये 8वीं बार चुना गया है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। 21-22 यानी 2 साल के कार्यकाल के लिए जो है चुना गया है, तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन रहे थे उसको उन सबको जो है हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया। तो आप पिछले वीडियो देखकर उसे अच्छी तरह समझ सकते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 2030 तक भारत में कुल कितने मेगा सिटी हैं। तो 2030 तक भारत में 7 हो सकते हैं। फिलहाल जो है भारत में 5 ही मेगा सिटी हैं। कौन कौन है, तो ध्यान करते हैं कौन कौन से मेगा सिटी है भारत में। तो एक जो है दिल्ली, मुंबई 2, चेन्नई 3, उसके बाद कोलकाता 4 और बेंगलुरु 5। तो ये जो है 5 अभी फ़िलहाल मेगा सिटी इंडिया में है। अब बात करें फ्रेंड्स 5 है तो वो 2 कौन होंगे जो 2030 तक 7 बन जाएंगे। तो एक इसमें जुटेंगे हैदराबाद और दूसरा जुटेंगे अहमदाबाद। तो हैदराबाद और अहमदाबाद ये 2 शहर जो है जुटेंगे, तो 2030 तक जो है इसकी संख्या टोटल 7 हो जाएगी। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, तो फिर थोड़ा सा और इसके फैक्ट के बारे में जाने, तो 2030 तक जो ये 7 मेगा सिटी भारत में बनेगी, उसमें प्रत्येक की जनसंख्या जो है, हर एक की जनसंख्या 96 लाख की होंगी। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2016, वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2016 की 2016 के रिपोर्ट के अनुसार जो है दुनिया भर में जो है लगभग 31 गो मेगा सिटी है। ये 2016 का रिपोर्ट है, लेकिन 2030 तक जो है अब 41 को हो जाएगा। तो ये बात भी जो है आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सौभाग्य योजना का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका उद्देश्य था 2019 तक सभी के लिए 24/7 कि 24 घंटा 7 दिन जो है बिजली प्राप्त करना। तो ये जो है लक्ष्य बाद में 2020 तक किया गया, तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं आप। और इसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो ये सौभाग्य बिजली योजना जो है, ये इसको जो है एक अन्य नाम पीएम सहज बिजली योजना के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये एग्जैक्टली रूप से जो है फ्रेंड्स 25 सितंबर 2017 को जो है यह योजना नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। और इसमें मुख्य रूप से जो है बीपीएल परिवार के लोगों को कवर किया जाता है। बीपीएल का यहाँ मतलब बिलो पॉवर्टी लेवल होता है। बिलो पॉवर्टी लेवल यानी कि गरीबी रेखा से नीचे।
तो इन परिवारों को जो है इस सहज बिजली योजना के अंतर्गत कवर किया जाता है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मानव शरीर का सबसे लंबा भाग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे लंबा भाग जो है त्वचा है, और सबसे लंबी हड्डी की बात करें तो वो जो है जांघ की हड्डी फीमर है, और सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो वो कान की हड्डी स्टेपिज है। तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फिर तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सरदार सरोवर बांध जो है वह किस नदी पर बनाया गया है। तो सरदार सरोवर बांध जो है फ्रेंड्स वह गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है, और इसी पर जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाई गई है। स्टैचू ऑफ यूनिटी फ्रेंड्स ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में बनाया गया है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले मंत्रिमंडल में, यानी कि भारत जब आज़ाद हुआ 47 में, तो पहले मंत्रिमंडल में पहले सरकार में ये वाइस प्रेसिडेंट थे, उपराष्ट्र गृह मंत्री थे पहले, और उप प्रधानमंत्री थे। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं कि डिप्टी पीएम थे, और प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि उप प्रधानमंत्री जो है ये पहले उप प्रधानमंत्री का रोल इन्हें मिला था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और इन्होंने जो है रियासतों का एकीकरण किया था, जिस प्रकार इटली का एकीकरण जो है बिस्मार्क ने किया था, उसी प्रकार जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है ये इंडिया के रजवाड़ों को, यानी कि रियासतों को जो है भारत में विलय करा के उसके एकीकरण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसलिए जो है इन्हें भारत का बिस्मार्क, इसकी भी जो है उपाधि दी जाती है। तो ये भी जो है बात आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद उसके साथ साथ जो है फ्रेंड्स लौह पुरुष भी जो है इन्हें कहा जाता है, यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया भी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। फ्रेंड्स उन्हें जो है सरदार की उपाधि जो है बारदोली सत्याग्रह के दौरान दी गई थी। तो ये भी बात जो है आप ध्यान रख सकते हैं कि बारदोली सत्याग्रह के दौरान जो है फ्रेंड्स उन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। तो इन सारे फैक्टों को जो है आप ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स यह जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है यो 182 मीटर है, यानी कि लगभग 547 फीट की ये है, और ये दुनिया की सबसे ऊंची जो है यह मूर्ति है, स्टैचू है। तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। जबकि दूसरे नंबर पर जो है चाइना में स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा, जो कि चाइना का है, वह दूसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर जो अपने आधार तल से जो है 208 मीटर है, यानी कि 682 फीट है। और ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है सबसे पहले तो नर्मदा बांध 138 मीटर है, और उसके ऊपर 182 मीटर है। तो इस दोनों को जोड़ने के बाद जो है यह दुनिया का सबसे बड़ा बन जाता है। तो इसे ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो लार्सन एंड टुब्रो इस कंपनी द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया है। 31 अक्टूबर 2013 को जो है इसे शुरू किया गया था। 31 अक्टूबर 2013 को जो है इसे शुरू किया गया था, और 31 अक्टूबर 2018 को जो है इसका उद्घाटन किया गया। तो ये बात जो है आप ध्यान रख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी द्वारा जो है 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन किया गया। फ्रेंड्स बात करें तो ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है तो ये जो है गुजरात में पर्यटन को बढ़ावा देगी। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि नेपाल की निम्नलिखित लड़ाइयों में से कितने जो है निम्नलिखित लड़कियों में से किसने लगातार 126 घंटे तक जो है नृत्य करके कीर्तिमान हासिल किया। तो वंदना नाम है जो कि नेपाल की है, और इस वंदना ने जो है 126 घंटे लगातार नृत्य करके नेपाल का जो है नाम पूरे देश दुनिया में फैलाया। तो वंदना जो है पूर्वी नेपाल में धनकुट्टा जिले का निवासी है, और जो है ये जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थापित करने के लिए इन्होंने जो है 126 घंटे लगातार नृत्य किया, और यह एक भारतीय द्वारा जो है पहले से आयोजित एक उपलब्धि है। तो फ्रेंड्स वंदना जो है जो नेपाल की हैं, और इन्होंने जो है 126 घंटे लगातार नृत्य करके अपने देश का नाम रोशन किया है।
फ्रेंड्स बात करें तो अगले क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य जो है सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी वाला जो है राज्य है। तो उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक आबादी है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करें तो ये जनगणना जो है सबसे पहले जो है 1872 में, जिस समय जो है लॉर्ड मेयो का यह कार्यकाल था लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था, उसी समय जो है जनगणना भारत में शुरू हुआ था और अनौपचारिक रूप से शुरू हुआ था। जबकि 1882 में उस समय जो है गवर्नर लॉर्ड रिपन थे और इनके काल में जो है औपचारिक रूप से यानी कि ऑफिशियली तरीके से विधि विधान से जो है यह 1982 से शुरू हुआ और यह जो है उसके बाद प्रत्येक 10 साल पर जो है जनगणना किया जाता है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो स्वतंत्र भारत की जो है प्रथम जनगणना वो 1951 में जो है ये स्वतंत्रता के बाद प्रथम जनगणना की गई थी। तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। यह जो जनगणना किया जाता है ये होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और गृह मंत्रालय के जो है महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय के अंतर्गत जो है यह जनसंख्या का विवरण रखा जाता है या इस पर कार्य किया जाता है, इससे संबंधित कार्य को किया जाता है। फ्रेंड्स बात करें तो अपने देश में जाति पर आधारित जो है जनगणना वो सर्वप्रथम 1931 में हुई थी। तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो हमारे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, तो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद जो सबसे अधिक वाला आबादी वाला राज्य है वो है महाराष्ट्र। उसके बाद जो अधिक आबादी वाला राज्य है वो है बिहार और उसके बाद जो अधिक आबादी वाला राज्य है वो है वेस्ट बंगाल। तो इसे जो है लाइन से आप इन चारों को ध्यान रख सकते हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद सबसे कम आबादी वाले राज्यों की बात करें तो नीचे से अगर शुरू करेंगे तो सबसे नीचा जो है गोवा है। गोवा के सबसे नीचा जो है गोवा है। उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश की बारी आती है, फिर मिजोरम की बारी आती है और फिर जो है सिक्किम की बारी आती है। तो अंत से जो है इस चारों को आप ध्यान रख सकते हैं, अंत से जो है इस चारों को ध्यान रख सकते हैं। तो ये जो है जनगणना से संबंधित कुछ तथ्य थे जिसे आप परीक्षा के लिहाज से ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ये चश्मा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है। तो ये जो है फ्रेंड्स ये चाइना और पाकिस्तान की जो है एक प्रकार से इसे जो है एक प्रकार से चालाकी कह सकते हैं कि ये दोनों मिलकर जो है भारत को घेरने के लिए जो है काफ़ी जो है मिलकर दोनों काम कर रहे हैं और काफ़ी जो है दोनों की जम रही है, क्योंकि दोनों जो है भारत के दुश्मन मित्र है, शत्रु देश है और दोनों मिलकर जो है भारत के खिलाफ जो है एक पर एक षड्यंत्र रचने का, ये षड्यंत्र का ही एक हिस्सा है। तो ये जो चश्मा परमाणु संयंत्र है ये जो है पाकिस्तान में पड़ता है। तो फ्रेंड्स बात करें ये चश्मा परमाणु संयंत्र की, तो ये जो है पाकिस्तान और चाइना की जो है दोनों की जो है एक प्रकार की साझा जो है एक प्रकार का प्रोजेक्ट है, कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये है कि बांग्लादेश में भारत के राजदूत कौन है। तो बांग्लादेश में भारत के राजदूत जो है विक्रम डोरास्वामी है, जो कि अभी बांग्लादेश में है। शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री है बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और वहाँ जो रुपया चलती है उसका नाम टाका है। तो ये बात भी आप साथ में ध्यान रख सकते हैं। बांग्लादेश जो है 1971 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना और उसको स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में भारत की जो है काफ़ी बड़ी भूमिका रही है। तो और शेख मुजीबुर रहमान जो है जिस समय बांग्लादेश आज़ाद हुआ उस समय जो है वहाँ प्रधानमंत्री बने। तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये जो है इंडियन फॉरेन सर्विस से जो है 11 फरवरी 2019 से जो है विक्रम डोरास्वामी बांग्लादेश के एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है फ्रेंड्स कि 1857 की क्रांति के बाद जो है 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को जो है कहाँ निर्वासित करके भेज दिया गया। तो 1857 की क्रांति फ्रेंड्स यह जो है मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था और मेरठ से शुरू होकर यह दिल्ली तक पहुँचा और दिल्ली में जो है भारतीय सैनिकों ने जो है मुगल शासक बहादुर शाह जफर को जो है फिर से अपना शासक घोषित करता है और इसका लड़ाई का जो है नेतृत्व करने के लिए कहता है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए
तो काफ़ी जो है मान मनोबल के बाद अंततः जो है बहादुर शाह जफ़र मान जाते हैं और नेतृत्व करते हैं। तो इसके बाद जो है अंग्रेज़ों से जब हार हो जाती है तो फिर ये बहादुर शाह जफ़र को जो है पकड़ के इनको जो है रंगून यानी कि म्यांमार बर्मा बर्मा यानी रंगून जो उसका पुराना नाम है, जबकि अभी म्यांमार पड़ता है, तो इसे जो वहाँ जो है निर्वासित कर दिया गया, जबकि उनके बेटा को जो है उनके सामने ही कत्ल कर दिया गया। तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। यह जो है 1857 की जो क्रांति है, यह भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो 1857 की क्रांति जो भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इसे हम क्रांति दिवस के रूप में जो है हर वर्ष मनाते हैं। 10 मई को जो है हम लोग क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 10 मई 1857 को ही जो है यह क्रांति शुरू हुआ था। और वह जो दिन था वो रविवार दिन था, दिन जो है संडे का दिन था। तो ये बात भी जो है आप ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन और 1857 से संबंधित एक और फैक्ट ये ध्यान रखना है कि कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि पद्मावती के लेखक कौन है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है ये पद्मावती के लेखक हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो और आपसे पुस्तक और लेखक के संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फेमस कुछ हम बता देते हैं। दुर्गेश नंदिनी की बात करें, ये जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स गीत गोविंद की बात करें तो ये जो है जयदेव द्वारा जो है गीत गोविंद लिखा गया है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स हर्षचरित की बात करें तो हर्षचरित जो है, जो कि हर्षवर्धन के दरबार में कवि था, तो हर्षचरित जो है ये बाण भट्ट द्वारा लिखा गया है। तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स कल्हन, तो कल्हन पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है रजत रंगिनी। रजत रंगिनी जो है कल्हन पुस्तक के लेखक है। तो ये भी बात आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो भास के लेखक जो है स्वप्नवास दत्ता के लेखक जो है फ्रेंड्स भास हैं। और उसके साथ साथ जो है ये भी ध्यान रख सकते हैं कि शूद्रक के लेखक जो है मृक्ष कटिकम के लेखक जो है शूद्रक हैं। तो ये भी बात आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो महाभारत को जो है वेद व्यास जी ने लिखा है। तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं कि महाभारत को जो है वेद व्यास जी ने लिखा है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो वो पृथ्वीराज रासो, इसको जो है चंद्रवर दाई ने लिखा है। चंद्रवर दाई ने जो है पृथ्वीराज रासो को लिखा है। उसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स तो तुगलकनामा जो है ये अमीर खुसरो ने लिखा है। कौन लिखा है? अमीर खुसरो ने जो फ्रेंड्स तुगलकनामा लिखा है। हुमायूं नामा की बात करें तो हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम ने जो है हुमायूं नामा लिखा है। कि जो गुलबदन बेगम जो है वो हुमायूं की बहन है, यानी कि अकबर की फुआ है। तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स तो अकबरनामा ये अकबर के साम्राज्य और उसकी जीवनी जो है इसमें दी गई है। तो इसको जो है लिखने वाले ये अबुल फजल है। तो अबुल फजल ने जो है फ्रेंड्स ये अकबरनामा लिखा है। उसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स बीजक जो रचना है वो कबीर दास की रचना है। तो कबीर दास की जो है रचना बीजक है। तो बहुत सारे अभी भी जो है लेखक है, लेकिन कुछ प्रसिद्ध फेमस जो एग्जाम्स में आ रहे हैं उसके हिसाब से हमने बता दिया है। विस्तृत रूप से पढ़नी हो तो आप उसकी सूची निकाल के या किताबों से पढ़ें, या उसकी सूची फिर से हम वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करा देंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।